हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब और आपकी हाल चाल कैसी है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी हाल चाल भी बहुत ही अच्छी होगी। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 हो गया था और लेक्चर नंबर 4 में आप सभी को 10 से 12 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवा दिए थे। आज आप सभी को 13 से 18 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख खींचे जब बिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। अवतल दर्पण आपको पिछले क्लास में बतलाए थे कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण के बारे में बतलाए थे। आपको पता नहीं है तो आप पिछले क्लास कर लीजिएगा, आपको फिर से बतला देते हैं अवतल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग चिकना होता है या धंसा हुआ भाग चमकीला होता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। तो इसमें क्या लिखना है, बिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच किरण आलेख खींचना है। तो सबसे पहले इसमें ऊपर में डायग्राम दीजिएगा और नीचे में इसका स्टेटमेंट लिखिएगा। इसमें फिलहाल ऊपर में दीजिएगा। तो ऊपर में आपको लिखना है, इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक अवतल दर्पण पारना है। एक अवतल दर्पण प्रकाश से पार लेना है और कलाई कर देना है। कलाई किसका रहता है, AGBR का दर्पण पे कलाई रहता है। तो इसमें हो जाएगा और एक रेखा खींचना है, सीधी रेखा खींचना है और यहाँ पे दे देना है P, यानी ध्रुव हो जाएगा यहाँ पे P और यहाँ पे फोकस F हो जाएगा। फोकस इसको F से सूचित किया जाता है और कर्वेचर C हो जाएगा। वक्रता तीजा, इसको सेंटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। और यहाँ पे हो जाएगा अनंत। तो क्या करना है, ध्रुव के बीच और फोकस के बीच किरण आलेख खींचना है। तो ध्रुव यहाँ पे है, पोल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ से इसको मिला देना है, खिंचा गया ये रेखा। और इसके बाद फोकस से खींचना है, तो यहाँ से फोकस को मिला देना है। तो हो जाएगा इसका डायग्राम रेडी और साथ ही साथ इसका स्टेटमेंट भी रेडी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज को किरण पुंज भी कहा जाता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज किरणों का समूह होता है। आप देखे होइएगा खिड़की को, खिड़कियों के छानकर जो प्रकाश किरण आती है उसे प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। तो इसमें लिखना है किताबी भाषा में सिस्टमैटिक तरह से आंसर में लिखिएगा। यहाँ किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में लिखिएगा अपसारी किरण पुंज, बढ़ा बढ़ा के लिखना है ताकि नंबर ज्यादा मिले। और दूसरा नंबर में लिखना है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा नंबर में लिखना है समांतर किरण पुंज। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन आपको बतलाए थे पिछले क्लास में, आप नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। फिर भी आपको बतला देते हैं प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन है, फिर भी आपको परावर्तन क्यों बतला रहे हैं, क्योंकि परावर्तन का है अब उल्टा हो जाएगा अपवर्तन में। तो आपको परावर्तन का डेफिनेशन पता रहेगा तभी तो आप उल्टा कीजिएगा ना अपवर्तन में। तो आप इसमें कीजिएगा। तो सबसे पहले अपवर्तन परावर्तन पे विचार करते हैं। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन पे थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। प्रकाश डालने का अर्थ नहीं है कि टॉर्च जला देना, नहीं, इसमें दूसरा अर्थ होता है, प्रकाश थोड़ा डाल देते हैं। अब परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है या पड़ती है और रिफ्लेक्स हो जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और अपवर्तन में उल्टा हो जाएगा इसका, ये जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है और रिफ्लेक्स नहीं हो पाती है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। या अपवर्तन में आपको इस ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो दिशा में परिवर्तन होती है उसे अपवर्तन कहा जाता है। या जब प्रकाश
किसी माध्यम में हेल जाती है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। तो आपको इसमें लिखना है अपवर्तन और परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, और परावर्तन के भी और अपवर्तन के भी। तो इसमें लिखना है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो इसके मार्ग से विचलन होता है। क्या होता है? विचलन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिखना है यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम इस प्रकार है, या प्रकाश के अपवर्तन के नियम, या इसमें आप लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम इस प्रकार है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी पसंद, आप पे डिपेंड करता है। पहला नंबर में लिखिएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नंबर में लिखिएगा स्थिरांक साइन आई बट्टा साइन आर हो जाएगा। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? मैथ है, फिजिक्स का, इसको आपको बनाना पड़ेगा। इसको एक बार समझा देते हैं अपने शब्दों में, इसको समझिए पहले, उसके बाद बना लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है प्रकाश। किस में प्रवेश करता है? कांच की प्लेट में। तो यहाँ पे लिखना है आंसर में कांच का अपवर्तनांक बराबर है। अपवर्तनांक क्या होता है आपको बतला देते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ कितना चमकता है उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक बराबर यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दीजिएगा, जो दिया हुआ है वही फॉर्मूला में लिखिएगा। आप किताबी भाषा में भी लिख सकते हैं, आप किताबी भाषा में उटपटांग शब्द में रहता है, आप साधारण भाषा में लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा प्रकाश की चाल वायु में। आपको पता होगा प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है, अगर नहीं पता है तो आप समझ जाइए कितना होता है। आपको बतला देते हैं, प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ होता है। आपको याद हो गया। अब यहाँ पे मानना डिवाइडेड बाय में कर देना है। क्या चीज करना है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है निकालना है। तो कांच, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रकाश की चाल कांच में, और मान लीजिएगा माना कि प्रकाश की चाल कांच में भी है। आपको पता है प्रकाश की चाल, नानो पता है, क्योंकि ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे भी मान लीजिएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, भी के स्थान पे x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। आप कुछ भी मान के बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी पसंद, आंसर सही आएगा। कुछ भी मानिएगा तो यहाँ पे दे देना है कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है। सोल्यूशन में ऑलरेडी कितना गिवन है? 1.50 है। यहाँ पे 1.5 है। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो आप 1.5 लिखिएगा तो भी सही होगा, और 1.50 लिखिएगा तो भी सही होगा। 100% दोनों सही है। बराबर में लिखिएगा यहाँ पे प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय में प्रकाश की चाल कांच में कितना माने हैं? भी माने हैं। तो यहाँ पे दे देना है भी, कितना दे देना है? भी। इसका मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस, तो 1.5 भी हो जाएगा और 3 × 10⁸ हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे रहता है बराबर के इस साइड में, इस साइड में रहता है माइनस में, तो बराबर के इस साइड जब तरफता है तो प्लस में आ जाता है, और जब प्लस में रहता है तो बराबर के इस साइड तरफने के बाद क्या हो जाता है? माइनस में आ जाता है, और गुना में होता है तो भाग में आ जाता है। तो यहाँ गुना में है तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय हो गया। और 1.5 से 2 है तो 3 है, तो 2 मतलब में चल बसा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करें। आवर्धन कोई वस्तु है, वस्तु का कुछ प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की कुछ ऊंचाई है, और जो वस्तु है या बिंब है, बिंब की ऊंचाई के जो कुछ अनुपात है उसको आवर्धन कहा जाता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो वस्तु के यानी बिंब के जो अनुपात होता है, ऊंचाई के अनुपात होता है, उसे आवर्धन कहा जाता है। तो इसमें लिखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, या निर्देशित किया जाता है, या दर्शाया जाता है। आप कुछ भी
लिख सकते हैं। आवर्धन बराबर फॉर्मूला भी लिख देना है। आप न भी लिखिएगा तब पर भी सही होगा, क्योंकि इसमें कहा नहीं है कि फॉर्मूला लिखिए। आपको याद रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आप सिस्टमैटिक तरह से लिखिएगा। आपको नहीं दिया हुआ है, आपको याद नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। आपको याद है आवर्धन बराबर क्या होता है तो लिख देना है, नमरा नमरा के लिखना है ताकि नंबर ज्यादा मिले। तो आवर्धन को सूचित किससे किया जाता है? एम से। तो एम बराबर हो जाएगा एच डैश डिवाइडेड बाय एच होगा। एच डैश का अर्थ क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच हाई होता है ना, तो एच हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई और एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव में प्रकाश कोलाइडी विलयन से, आप देखे होइएगा घने जंगल में जब प्रकाश कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और जो प्रकाश का मार्ग होता है दृश्यमय हो जाता है। उसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। तो इसमें लिखना है जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है या आपतित होती है और सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसे प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन, यानी पर के छिड़िया जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। तो होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।